वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। और ये घटनाचक्र समसामयिकी करंट अफेयर सितंबर और अक्टूबर का है। तो पहला पार्ट हो चुका है, ये सेकेंड पार्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत। तो राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में भारत का क्या इतिहास था वो बताना है। राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में भारत। तो भारत राष्ट्रमंडल खेलों में नियमित रूप से भाग लेता आ रहा है। हालांकि वर्ष 1930, 1950, 1962 तथा 1986 के राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने भाग नहीं लिया था। तो जब से शुरू हुए थे तब से नियमित रूप से भाग ले रहा था, लेकिन 1930, 1950, 1962 और 1986 में भारत ने भाग नहीं लिया था। तो ये सन है, याद रखेंगे। भारतीय एथलीटों ने सर्वप्रथम लंदन, इंग्लैंड में वर्ष 1934 में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों में तत्कालीन ब्रिटिश अंपायर में भागीदारी की थी। भारतीय एथलीटों ने सर्वप्रथम लंदन में जो 1934 में हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, वहाँ पे भागीदारी की थी और यहाँ पे नहीं किया था। जो राशिद अनवर हैं, ये पहलवान हैं। राशिद अनवर हैं जो पहलवान हैं, राष्ट्रमंडल खेलों में कोई भी पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। ये इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की तरफ से पहला पदक जीता था, कोई भी पदक जीतने वाले। तो उनका नाम है राशिद अनवर और ये पहलवान थे। इन्होंने वर्ष 1934 के ब्रिटिश अंपायर गेम्स में पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती 74 किग्रा भार वर्ग में कांस्य पदक जीता था। इन्होंने है जो कांस्य पदक जीता था वो भी 74 किग्रा भार वर्ग में और 1934 में। और ये दूसरा पॉइंट है, मिल्खा सिंह राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। और मिल्खा सिंह हैं जो राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय हैं। स्वर्ण पदक जीता था मिल्खा सिंह ने राष्ट्रमंडल खेलों में, वो पहले भारतीय थे। और कोई भी पदक जीतने वाले वो राशिद अनवर हैं, ये याद रखेंगे। राशिद अनवर ने कोई भी पदक जीता था और मिल्खा सिंह ने स्वर्ण पदक जीता था। और कोई भी पदक में राशिद अनवर ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है। जो राष्ट्रमंडल खेल में बैडमिंटन का ये आरेखित चित्र बना हुआ है। तो इसमें स्वर्ण पदक है जो जीता है पीवी सिंधु ने इसमें महिला में स्वर्ण पदक जीता है। लक्ष्य सेन ने जीता है और चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज और रिकी रेड्डी। तो पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रिकी रेड्डी, तो इन लोगों ने स्वर्ण पदक जीता है। और रजत पदक है जो मिस्र टीम थी उन्होंने जीता है। और कांस्य पदक इसमें जीता है श्रीकांत किदाम्बी ने, गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली ने। इन्होंने कांस्य जीता है, श्रीकांत किदाम्बी, गायत्री गोपीचंद और ट्रीसा जॉली। और रजत पदक है जो मिस्र टीम थी वो, और ये स्वर्ण पदक वाले दिए गए हुए हैं पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रेड्डी रेड्डी। तो ये थे बैडमिंटन से संबंधित किसने कौन सा पदक जीता। ये बैडमिंटन का वो आरेखीय चित्र था और ये डिटेल में दिया गया हुआ है। तो बैडमिंटन में भारतीय शटलरों ने 3 स्वर्ण सहित कुल 6 पदक जीतकर बैडमिंटन की तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।
बैडमिंटन तालिका में भारत है जो पहले स्थान पर रहा राष्ट्रमंडल खेलों में, और इन्होंने 3 स्वर्ण सहित कुल 6 पदक जीते हैं। 6 पदक जीते, उनमें 3 हैं जो स्वर्ण पदक थे। तो स्वर्ण पदक विजेता, भारतीय पदक विजेता, तो स्वर्ण पदक किसने जीता? पीवी सिंधु ने, महिला एकल से खेली थी। स्वर्ण पदक इन्होंने लक्ष्य सेन, पुरुष एकल तो पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन ने एकल में जीता था, एकल। और ये तीसरा स्वर्ण पदक जीता है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी। तो ये युगल, पुरुष युगल में जीता है इन्होंने, चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी पुरुष युगल में। और रजत पदक जीता था मिश्रित टीम ने। कांस्य जीता है श्रीकांत किदाम्बी, पुरुष एकल में इन्होंने कांस्य जीता है। और ये वाला कांस्य है जो गायत्री गोपीचंद्र और ट्रीसा जॉली, महिला युगल में। एक कांस्य है जो श्रीकांत किदाम्बी, और एक कांस्य गायत्री गोपीचंद्र ट्रीसा जॉली, महिला युगल में। और स्वर्ण पदक में युगल में है चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी। और रजत पदक मिश्रित टीम ने जीता। तो टोटल है जो 6 पदक थे, उसमें 3 स्वर्ण पदक है और 1 रजत पदक और 2 कांस्य। पीवी सिंधु स्वर्ण पदक, लक्ष्य सेन और ये चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज का 1 स्वर्ण पदक। रजत का हो गया मिश्रित टीम ने, कांस्य श्रीकांत किदाम्बी और कांस्य गोपीचंद्र और ट्रीसा जॉली, टोटल हो गए 6। और बैडमिंटन तालिका में है जो भारत नंबर 1 पर रहा बैडमिंटन में। और बैडमिंटन की केवल मिश्रित युगल ही ऐसी स्पर्धा रही जिसमें भारत कोई पदक नहीं जीत पाया। मिश्रित में तो जीता था, बट मिश्रित युगल में नहीं जीता था। मिश्रित में रजत पदक है और मिश्रित युगल में कोई भी पदक नहीं जीता था, ये याद रखेंगे। भारत ने इसमें कोई भी पदक नहीं जीत सका है। न्यू टॉपिक है एसएसएलवी की प्रथम उड़ान। एसएसएलवी की प्रथम उड़ान। देश की विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो, ये इसरो का है जो फुल फॉर्म दिया गया है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने प्रेक्षण यानों की 5 पीढ़ियाँ जो दी गई हैं प्रेक्षण यानों की, वो हैं SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV, GSLV, MK 3rd। तो ये 5 दी गई हुई SLV-3, ASLV, PSLV, GSLV और GSLV MK 3rd का सफलतापूर्वक विकास किया। तो 5 पीढ़ियाँ हो गई हैं प्रेक्षण यानों की। वर्तमान में कार्यशील PSLV का फुल फॉर्म लिखा है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। PSLV का फुल फॉर्म है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV का फुल फॉर्म दिया गया है जियोसाइंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। और GSLV M3 अत्यधिक शक्तिशाली प्रमोचन यान है। ये अत्यधिक वजनी नीति भार को प्रमोचित करने में सक्षम है, पेलोड्स को। ये है जो SSLV की प्रथम उड़ान का आरेखी चित्र है। SSLV की प्रथम उड़ान का आरेखी चित्र है। ये इसरो का नया प्रेक्षण यान है। डिजाइन एवं विकास VSSC द्वारा 7 अगस्त 2022 को प्रथम विकासात्मक उड़ान। डिजाइन इसका VSSC द्वारा हुआ है और इसकी प्रथम उड़ान है जो 7 अगस्त 2022 को प्रथम विकासात्मक उड़ान है जो 7 अगस्त 2022 को।
और ये है जो प्रक्षेपित किया गया SDSC SHAR के प्रथम लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया। और इसमें है जो 10 से 500 किग्रा भार तक के छोटे 10 हैं जो 500 किग्रा भार तक के छोटे सूक्ष्म एवं नैनो उपग्रहों को प्रमोचित करने में सक्षम है। ये 2 उपग्रह अंतरिक्ष में प्रेक्षित किए गए हैं। इसी से SSLV के 2 उपग्रह हैं, EOS-02 और आज़ादी सेट। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। SSLV के 2 उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में प्रेक्षित हैं, उनका नाम है EOS-02 और आज़ादी सेट 1 और 2। और ये त्रिचरणीय रॉकेट है। सभी चरण ठोस प्ररोधक युक्त है, इसमें ठोस प्ररोधक युक्त है और STPB आधारित प्ररोधक का प्रयोग किया गया है। STPB सबसे ऊपरी भाग है जो VTM युक्त है। VTM का विकास LPSC तिरुवनंतपुरम द्वारा किया गया है। VTM का विकास है LPSC तिरुवनंतपुरम द्वारा किया गया है। वो SSLV का एक आरेखीय चित्र दिया गया हुआ था, ये डिटेल में है। SSLV इसरो का नया प्रक्षेपण यान है। SSLV है जो इसरो का नया प्रक्षेपण यान है। उभरते हुए वैश्विक लघु उपग्रह प्रमोशन सेवा बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इसरो ने SSLV का विकास किया है। SSLV का पूर्ण रूप है, हिंदी में इसे कहेंगे लघु उपग्रह प्रमोचन वाहन, और इंग्लिश में है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो इंग्लिश में याद रखेंगे तो इजी रहेगा। और इसकी विशेषताएं हैं। SSLV की विशेषताएं जो दी गई, SSLV की ऊंचाई है जो 35 मीटर और व्यास इसका 2 मीटर है। 35 मीटर इसकी ऊंचाई है और व्यास 2 मीटर है। और लिफ्ट ऑफ मास मतलब उत्थापन द्रव्यमान है जो 120 टन है। और यह 500 किग्रा भार तक के छोटे व समूह नैनो उपग्रहों को 500 किलोमीटर की ग्रही कक्षा में प्रमोचित करने में सक्षम है। 500 किग्रा तक के 10 छोटे सूक्ष्म नैनो उपग्रहों को 500 किलोमीटर की ग्रही कक्षा में प्रमोचित करने में सक्षम है। SSLV एक त्रिचरणीय है, मतलब 3 स्टेज रॉकेट है। SSLV है जो 3 स्टेज रॉकेट है, जिसके सभी चरण सॉलिड प्रोपल्यूशन स्टेजेस हैं, ठोस प्ररोधक युक्त हैं। सभी 3 चरणों को ऊर्जा प्रदान करने के लिए STPB, इसका फुल फॉर्म दिया गया हुआ है हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन है। हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन है पर आधारित प्ररोधक का प्रयोग किया गया है, जो कि तिरुवनंतपुरम में है। और SSLV का सबसे ऊपरी भाग है जो टर्मिनल स्टेज मतलब ऊपरी भाग VTM वेलोसिटी टर्मिनिंग मॉड्यूल से लेस है। वेलोसिटी ट्रिमिंग मॉड्यूल से लेस है, जो द्रव्य प्रदोड़क आधारित है। लिक्विड प्रोपल्यूशन बेस्ड है, ये लिक्विड प्रोपल्यूशन बेस्ड है। सबसे ऊपरी भाग है जो VTM से लेस है। SSLV के प्रथम 3 चरण पोलैंड को वांछित ऊंचाई तक लेके जाते हैं, और पोलैंड को है जो वांछित ऊंचाई तक लेके जाते हैं, वहीं VTM के जरिए उपग्रह को लक्षित कक्षा में स्थापित किया जाता है। तो उपग्रह को VTM द्वारा कक्षा में स्थापित किया जाता है, ये याद रखेंगे। और ये SSLV का कॉन्फ़िगरेशन दिया गया हुआ है, विन्यास। और SSLV यान की लंबाई या ऊंचाई है जो 34 मीटर है, और यान का व्यास है जो 2 मीटर है। और ये उत्थान भार, ये मतलब भार को उठा सकता है 120 टन भार को।
तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इनको आप लिख लीजिएगा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य दिया गया हुआ है 7 अगस्त 2022 को एसएसएलवी की प्रथम विकासात्मक उड़ान संपन्न हुई थी। तो उसका प्रथम विकासात्मक उड़ान थी एसएसएलवी D1 EOS G2 संपन्न हुई। सघन मिशन के तहत एसएसएलवी को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सौर के प्रथम लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया गया था। तो ये प्रक्षेपित कहाँ से किया गया? ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया गया था। और मिशन का विवरण नीचे दिया गया हुआ है। मिशन का विवरण, तो मिशन के तहत एसएसएलवी के माध्यम से 2 उपग्रहों को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया है। तो एसएसएलवी के माध्यम से 2 उपग्रह हैं जो अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किए गए, उनका नाम है EOS 02 और आज़ादी सेट। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस मिशन के तहत दोनों उपग्रहों को भूमध्य रेखा से लगभग 356 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित वृत्ताकार निम्न भूकक्षा सर्कुलर लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित किया जाना था। हालांकि यह मिशन दोनों उपग्रहों को उनकी निर्धारित कक्षाओं में स्थापित करने में असफल रहा और एसएसएलवी D1 ने उपग्रहों को वृत्ताकार कक्षा की बजाय दीर्घ वृत्ताकार कक्षा स्थापित कर दिया। मतलब एसएसएलवी D1 को उपग्रहों को वृत्ताकार कक्षा में स्थापित करना था, लेकिन वो वृत्ताकार कक्षा की जगह पे दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में स्थापित किया। इस प्रकार ये दोनों उपग्रह काम में आने लायक नहीं रहे। प्रक्षेपण के उपरांत एसएसएलवी D1 के तीनों चरणों ने योजना के अनुरूप कार्य किया, लेकिन उपग्रहों को कक्षा में स्थापित करने के दौरान VTM के एक सेंसर में खराबी के चलते यह मिशन असफल हो गया। तो ये VTM के एक सेंसर में खराबी हो जाने के कारण यह मिशन है जो असफल हो गया था। और यह है EOS 02। तो इसका फुल फॉर्म है जो अर्थ ऑब्जर्वेशन 02। EOS 02 इसरो द्वारा डिज़ाइन किया गया एक भू प्रेक्षण है, मतलब अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है। ये अर्थ ऑब्जर्वेशन उपग्रह है, ये इसरो द्वारा डिज़ाइन किया गया है ये, और ये SSLV का उपग्रह है। यह उच्च स्थानिक विभेदन क्षमता हाई स्पेशियल रेजोल्यूशन उच्च स्थानिक विभेदन क्षमता से लैस एक प्रायोगिक ऑप्टिकल सुदूर संवेदन उपग्रह है। ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है ये एक। माइक्रोसैट श्रृंखला का यह एक उपग्रह उच्च स्थानिक विभेदन के कारण अवरक्त बैंड इंफ्रारेड बैंड में उन्नत प्रकाशिक सुदूर संवेदन प्रचालन उपलब्ध कराने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो इसका डिज़ाइन है जो अवरक्त बैंड में उन्नत प्रकाशिक सुदूर संवेदन प्रचालन उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। EOS 02 का वजन लगभग 145 किग्रा है। इसका वजन है जो 145 किग्रा है। यह नई तकनीकों द्वारा कृषि, वानिकी, भूविज्ञान और जल विज्ञान के क्षेत्रों में विभिन्न अनुप्रयोगों में सहयोग हेतु लक्षित है। तो इसका प्रयोग है जो कृषि, वानिकी, भूविज्ञान तथा जल विज्ञान के क्षेत्रों में किया जा सकता है। अब ये आरेखी चित्र है SSLV की प्रथम उड़ान, और ये है जो EOS 02 बना हुआ है। ये इसरो द्वारा डिज़ाइन एक भू प्रक्षेपण उपग्रह है।
इसरो द्वारा इसका डिज़ाइन किया गया हुआ। और ये उच्च स्थानिक विभेदन क्षमता युक्त एक प्रायोगिक ऑप्टिकल सुदूर संवेदन उपग्रह है। उच्च स्थानिक विभेदन क्षमता युक्त है ये। और इसमें माइक्रोसैट श्रृंखला का उपग्रह है। ये माइक्रोसैट श्रृंखला का उपग्रह है EOS-02। अब दूसरा उपग्रह है जो SSLV का, पहला था EOS-02, दूसरा है जो आज़ादी सेट। तो आज़ादी सेट एक 8U क्यूब सेट है, 8U क्यूब सेट है जिसका भार लगभग 8 किग्रा है। आज़ादी सेट का भार है जो 8 केजी है। भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के अवसर पर स्पेस किड्स इंडिया नामक स्टार्टअप ने इस नैनो उपग्रह के निर्माण की पहल की थी। तो इसके निर्माण की पहल है जो स्पेस किड्स इंडिया नामक स्टार्टअप ने नैनो उपग्रह के निर्माण की पहल की थी। ये नैनो उपग्रह है, ठीक है। और इसके अंतर्गत 75 अलग अलग नीति भार शामिल हैं, जिनमें प्रत्येक भार का लगभग 50 ग्राम है। और यह फेमेटो परीक्षण संचालित करने के लिए लक्षित था। तो यह है जो फेमेटो एक्सपेरिमेंट संचालित करने के लिए लक्षित था। यह है जो आज़ादी सेट का आरेखीय चित्र दिया गया हुआ है। आज़ादी सेट का, इसमें 75 अलग अलग नीति भार शामिल हैं। कितने हैं? 75 हैं, 75 हैं नीति भार स्पेस किड्स इंडिया की छात्र टीम द्वारा एकीकृत है। यह है जो नीति भार स्पेस किड्स इंडिया की छात्र टीम द्वारा एकीकृत है। और इसमें है जो 8U क्यूब सेट है, आज़ादी सेट। नेक्स्ट टॉपिक है मंकी पॉक्स। तो मंकी पॉक्स रोग है जो मंकी पॉक्स रोग है। मंकी पॉक्स विषाणु के संक्रमण से होने वाला एक दुर्लभ रोग है। तो ये मंकी पॉक्स वायरस के संक्रमण से होता है ये रोग। यह एक जूनोटिक रोग है। तो यह एक जूनोटिक डिसीज़ है, इसको याद रखेंगे, जूनोटिक। ऐसा रोग जो पशुओं से मनुष्यों में होता है। जूनोटिक रोग से संबंधित होता है, उसका मतलब होता है जूनोटिक का कि जो रोग पशुओं से मनुष्यों में फैलते हैं उसको कहते हैं जूनोटिक डिसीज। तो ये रोग संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भी फैल सकता है। मंकी पॉक्स विषाणु पॉक्स विराइडे परिवार में आर्थ्रोपॉक्स वायरस प्रजाति का सदस्य है। आर्थ्रोपॉक्स वायरस प्रजाति का ये सदस्य है। इस रोग के लक्षण हैं जो स्मॉल पॉक्स के लक्षणों से मिलते जुलते हैं, लेकिन उनकी तुलना में कम गंभीर होते हैं। जो मंकी पॉक्स है जो स्मॉल पॉक्स की तरह ही है, बट स्मॉल पॉक्स से कम गंभीर है ये। ट्रैक एंड फील्ड एथलीट स्टेफनी डी सूजा तथा एलिजाबेथ डेवेनपोर्ट वर्ष 1958 कार्डिफ राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिलाएं हैं। तो राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिलाएं हैं तो ये हैं एथलीट स्टेफनी डी सूजा और एलिजाबेथ डेवेनपोर्ट। ये प्रथम भारतीय महिलाएं हैं। और निशानेबाज जसपाल राणा और राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सबसे सफल भारतीय एथलीट हैं। निशानेबाज हैं जसपाल राणा, उन्होंने 9 स्वर्ण 4 रजत 2 कांस्य सहित कुल 15 पदक जीते हैं राष्ट्रमंडल खेलों में। और ये अब तक की सबसे सफल भारतीय एथलीट हैं। निशानेबाज जसपाल राणा हैं जो इन्होंने 15 पदक जीते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में जो कुश्ती
खेल था उससे संबंधित है। कुश्ती में 6 स्वर्ण पदक जीते, 1 रजत पदक और 5 कांस्य सहित कुल 12 पदक थे कुश्ती में है जो टोटल 12 पदक थे, जिसमें 6 स्वर्ण पदक, 1 रजत पदक और 5 कांस्य थे। भारतीय पहलवानों ने राष्ट्रमंडल खेलों में अपना वर्चस्व कायम रखा। ये इसका ये कुश्ती से संबंधित दिया गया हुआ। तो दीपक पुनिया पुरुष फ्री स्टाइल 86 किग्रा भार वर्ग था इनका, दीपक पुनिया। और रवि कुमार दहिया थे पुरुष फ्री स्टाइल 57 किग्रा भार वर्ग में। और बजरंग पुनिया भी फ्री स्टाइल थे 65 किग्रा भार वर्ग। इनका ये जो वेट दिया गया हुआ 86, 57, 65 ये ज़रूर याद रखेंगे। और विनेश फोगाट ये महिला फ्री स्टाइल में थी और इनका 53 किग्रा भार वर्ग। स्वर्ण पदक नवीन ने जीता, यह पुरुष फ्री स्टाइल 74 किग्रा भार वर्ग। ये सभी हैं जो स्वर्ण पदक 6 थे। तो दीपक पुनिया, बजरंग पुनिया और नवीन, रवि कुमार दहिया, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक है महिला फ्री स्टाइल 62 किग्रा भार वर्ग। तो इसमें 2 महिलाएं थी, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, और 4 पुरुष थे। टोटल 6 हैं जो स्वर्ण पदक थे। यह एक ही चित्र है राष्ट्रमंडल खेल का, इससे आपको जल्दी याद हो जाएगा। आप नोट्स भी ऐसे बना सकते हैं। अब ये आरेखी चित्र है जो हॉकी का दिया गया हुआ है। हॉकी में ये इधर महिला का दिया गया, ये पुरुष का। तो हॉकी में पुरुष में जो स्वर्ण पदक जीता था वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, और रजत पदक भारत ने जीता हॉकी में पुरुषों ने, और स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया, ये याद रखेंगे। और शीर्ष भारतीय गोल स्कोरर रहे हैं जो हॉकी में वो हरमनप्रीत सिंह, इन्होंने 9 गोल किए हैं। हरमनप्रीत ने हॉकी में है जो 9 गोल किए। और भारतीय कप्तान थे हॉकी के मनप्रीत सिंह। और ये है महिला हॉकी का। महिला हॉकी में स्वर्ण पदक जीता था इंग्लैंड ने, रजत पदक जीता ऑस्ट्रेलिया ने, और इसमें भारत ने है जो कांस्य पदक जीता है। महिला में कांस्य पदक है जो भारत ने जीता, और पुरुषों में है जो रजत पदक भारत ने जीता है। और इसकी भारतीय कप्तान थी महिला में सविता पुनिया। ठीक है, ये याद रखेंगे। ऐसे आप अपनी कॉपी पे भी बना लेंगे तो बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। महिला का लिख लेंगे स्वर्ण पदक इंग्लैंड ने, रजत पदक ऑस्ट्रेलिया ने, कांस्य भारत ने, भारतीय कप्तान इसकी सविता पुनिया थी हॉकी की। और पुरुष में भारतीय कप्तान मनप्रीत सिंह थे। सबसे ज़्यादा गोल जो किए वो हरमनप्रीत ने किए, 9 गोल किए थे। और रजत भारत ने जीता, स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया ने जीता। भारत ने न्यूजीलैंड को हराकर कांस्य पदक जीता है। जो हॉकी में भारत ने महिलाओं ने पदक जीता है वो न्यूजीलैंड को हराकर जीता है कांस्य। यह पदक भारतीय महिला टीम ने 16 वर्षों के अंतराल के बाद जीता है। 16 वर्षों के बाद में महिलाओं ने राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीता है। और पहले है जो मेलबर्न में 2004 में हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, वहाँ पे महिलाओं ने रजत पदक जीता था, वो भी 2006 में। उसके बाद सीधा 2022 में कांस्य पदक जीता है, और इसकी भारतीय कप्तान थी सविता पुनिया। क्रिकेट, तो राष्ट्रमंडल खेलों में जो क्रिकेट था यह पहला अवसर था, पहली बार है जब राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट T20 प्रारूप को शामिल किया गया था। तो राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट T20 प्रारूप को शामिल किया गया, पहली बार है जो T20 प्रारूप को शामिल किया गया है क्रिकेट में महिलाओं से संबंधित था, पहली बार T20 प्रारूप, ये याद रखेंगे।
और ये दूसरा पॉइंट है, 50 ओवर प्रारूप में पुरुषों का टूर्नामेंट कुआलालंपुर में वर्ष 1998 में आयोजित किया गया था। टीम है जो टीम में सदस्य 8 थे। स्थान है एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड था। स्थान है जो एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड था। परिणाम हुआ विजेता है जो ऑस्ट्रेलिया स्वर्ण पदक जीता है और उपविजेता भारत ने इसमें रजत पदक जीता है T20 महिला में, और कांस्य पदक है जो न्यूजीलैंड ने जीता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। भारत ने इसमें है जो रजत पदक जीता है और विजेता इसका रहा है ऑस्ट्रेलिया। कांस्य पदक न्यूजीलैंड ने जीता है और ये 16 वर्षों के बाद भारत ने जीता है महिलाओं ने। ये जो राष्ट्रमंडल खेल में वो T20 क्रिकेट महिला का हुआ, उसका ये आरेखीय चित्र दिया गया हुआ है। तो ये पहली बार हुआ, प्रथम अवसर था जब राष्ट्रमंडल खेलों में महिला क्रिकेट T20 शामिल हुआ। प्रतिभागी टीम इसमें 8 थी। स्वर्ण पदक इसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीता, रजत भारत ने जीता और कांस्य न्यूजीलैंड ने जीता। तो उसको याद रखेंगे। और इसमें महिला T20 क्रिकेट में तो सर्वाधिक रन है जो बेथ मूनी, ये ऑस्ट्रेलिया की थी, इनका नाम है बेथ मूनी। इन्होंने 189 रन बनाए और सर्वाधिक विकेट लिए रेणुका सिंह, ये भारत से थी और उन्होंने 11 विकेट। रेणुका सिंह और भारत से हैं। भारतीय कप्तान थी हरमनप्रीत कौर, ये याद रखेंगे। भारतीय कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। भारत ने रजत पदक जीता। यह है जो मंकी पॉक्स का आरेखीय चित्र बनाया गया हुआ है और ये मंकी पॉक्स विषाणु है। पॉक्स वीरिडे परिवार के आर्थ्रोपॉक्स वायरस प्रजाति का सदस्य है। तो ये किस प्रजाति का सदस्य है? तो ये पॉक्स वीरिडे परिवार के आर्थ्रोपॉक्स वायरस प्रजाति का सदस्य है। ये स्मॉल पॉक्स की तुलना में कम गंभीर है और वर्ष 1958 में इसकी सर्वप्रथम पहचान की गई थी बंदरों की आबादी में। सर्वप्रथम इसकी है जो मंकी पॉक्स की पहचान 1958 में की गई थी और फिर 1970 में मनुष्यों में पहला मामला इसमें देखा गया। मनुष्यों में पहली बार है जो 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में दर्ज किया गया था। मनुष्य में पहला इसका मामला तो 1970 में पहली बार देखा गया, 1958 में बंदरों में और मनुष्यों में 1970 में। और वर्ष 2003 में अफ्रीका से बाहर पहला प्रकोप USA में देखा गया था और 2003 में है जो USA में। मंकी पॉक्स का ये आरेखीय चित्र ये दिया गया। ये है जूनोटिक रोग है। ये कैसा है? जूनोटिक रोग वो होते हैं जो पशुओं से है या जानवरों से मनुष्य में फैलते हैं, उन्हें जूनोटिक रोग कहते हैं। पशुओं से मनुष्यों में प्रसारित और संक्रमित व्यक्ति से दूसरे, जैसे एक संक्रमित है तो दूसरा भी उसके संपर्क में आएगा तो वो भी हो जाएगा और ये वायरस से होने वाला एक दुर्लभ रोग है। तो ये पॉइंट है, इसके याद रखेंगे। वर्तमान परिप्रेक्ष्य, तो मंकी पॉक्स का वर्तमान परिप्रेक्ष्य है जो 23 जुलाई 2022 को विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने मंकी पॉक्स को वर्तमान वैश्विक प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित किया है। WHO ने 23 जुलाई 2022 को, ये याद रखेंगे। भारत में स्थिति, मंकी पॉक्स से संबंधित जो भी मामले हुए उसमें भारत की स्थिति के बारे में है। जुलाई 2022 में WHO ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में मंकी पॉक्स का पहला मामला भारत में दर्ज किया था। UAE से तिरुवनंतपुरम केरल आए एक 23 वर्षीय पुरुष में मंकी पॉक्स रोग की पुष्टि हुई थी, जो UAE से आया था तिरुवनंतपुर केरल में।
WHO के अनुसार वर्ष 2022 में 7 सितंबर 2022 तक भारत में मंकी पॉक्स के मामले में 10 सामने आए हैं। तो वर्ष 2022 में 7 सितंबर 2022 तक भारत में मंकी पॉक्स के 10 मामले सामने आए हैं, जिनमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। 10 मामले आए, उनमें से एक की मृत्यु हो गई। मंकी पॉक्स का नया नामकरण। तो मंकी पॉक्स का नया नामकरण हुआ है जो वर्ष 1958 में हुई खोज के पश्चात जब मंकी पॉक्स विषाणु का नामकरण किया गया था, तो उस समय रोगों एवं विषाणुओं का नाम रखने की वर्तमान सर्वश्रेष्ठ प्रथाएं अस्तित्व में नहीं थी। तो खोज इसकी हुई थी 1958 में। वर्तमान प्रथाओं के तहत किसी भी नए खोजे विषाणु संबंधित रोग विभिन्न प्रकारों का नाम इस प्रकार रखा जाता है जिससे किसी सांस्कृतिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, जाति समूहों को ठेस ना पहुंचे। वर्तमान में रोगों के नामकरण का उत्तरदायित्व है जो रोगों के अंतर्राष्ट्रीय वर्गीकरण, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज, और WHO FIC, WHO फैमिली ऑफ इंटरनेशनल हेल्थ रिलेटेड क्लासिफिकेशंस के अंतर्गत WHO का है, दायित्व है जो WHO को दिया गया है। मंकी पॉक्स रोग के नए नाम हेतु वर्तमान में WHO द्वारा एक खुला परामर्श, ओपन कंसल्टेशन संचालित किया जा रहा है। किसी रोग के विषाणु का नामकरण का उत्तरदायी ICTV, इंटरनेशनल कमिटी ऑन द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस का है। जो रोग के वायरस का नामकरण करता है वो ICTV करता है। ICTV का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमिटी ऑन द टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस। इसके अधीन मंकी पॉक्स के विषाणु के नामकरण की प्रक्रिया जारी है। 8 अगस्त 2022 को WHO के तत्वाधान में आयोजित एक विशेष बैठक मंकी पॉक्स विषाणु के विभिन्न प्रकारों के नए नामों पर विशेषज्ञों ने मध्य सहमति जारी की है। इसके तहत अब मंकी पॉक्स विषाणु के कांगो बेसिन संस्करण को क्लेड फर्स्ट तथा पश्चिम अफ्रीकी संस्करण को क्लेड सेकंड के नाम से जाना जाएगा। जो कांगो बेसिन में मंकी पॉक्स था उसको क्लेड फर्स्ट, और पश्चिम अफ्रीकी संस्करण में है जो क्लेड सेकंड के नाम से जाना जाएगा। क्लेड सेकंड पुनः 2 उप संस्करणों क्लेड फर्स्ट सेकंड ए और क्लेड सेकंड बी में विभाजित होगा, जो मुख्यतः वर्ष 2022 में वैश्विक प्रकोप के दौरान संचारित विषाणुओं को संस्करणों को संदर्भित करते हैं। तो ये प्रक्रिया थी जो मंकी पॉक्स के नामकरण से रिलेटेड थी। नेक्स्ट टॉपिक है पहला I2U2 शिखर सम्मेलन। पहला I2U2 पहला शिखर सम्मेलन। I2U2 समूह। I2U2 समूह। I2V2 समूह में 4 देश शामिल हैं और यहाँ I2 से अभिप्राय भारत और इजराइल है। I2 मतलब टू आई हैं तो 2I से मतलब हो गया भारत, इंडिया और इजराइल। वहीं U2 से अभिप्राय है संयुक्त राज्य अमेरिका मतलब USA और UAE, संयुक्त राज्य अमीरात। तो एक I से हो गया इंडिया, दूसरी I से इजराइल, USA और UAE। तो ये 4 देश हैं जो I2 और U2 में शामिल हैं। 18 अक्टूबर 2021 को आयोजित 4 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के दौरान इस समूह की परिकल्पना की गई थी। 18 अक्टूबर 2021 को। उस समय समूह को आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच कहा गया था। इस समूह को क्या कहा गया? आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच, इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन।
तो इसका ये नाम कहा गया आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच। और I2U2 का उद्देश्य क्या था? I2U2 का उद्देश्य दिया गया हुआ, तो I2U2 का उद्देश्य 6 पारस्परिक रूप से पहचाने गए क्षेत्रों में संयुक्त निवेशों को प्रोत्साहित करना है। 6 है जो नए क्षेत्रों में संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है, जो निम्नलिखित हैं। तो 6 क्षेत्र हैं। निवेश हेतु चिन्हित क्षेत्र, निवेश हेतु चिन्हित क्षेत्र। तो पहला क्षेत्र है जल परिवहन अंतरिक्ष, जल परिवहन अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और एनर्जी ऊर्जा। तो ये 6 क्षेत्र हैं जो चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे संयुक्त निवेश को प्रोत्साहित करना है। और इसमें I2U2 में है जो 4 देश हैं, इंडिया है, इजराइल है, USA है और UAE है। और यहाँ पे है जो ये 6 क्षेत्र दिए गए हैं जहाँ पे संयुक्त रूप से निवेश किया जाएगा: जल परिवहन अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और ऊर्जा। तो ये आज समसामयिकी घटना चक्र का सेकेंड पार्ट था। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। और इसका नेक्स्ट पार्ट है जो कल होगा।